जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस का लेटर जारी 25 जुलाई 2025 का। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करा गया है ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पूर्व सैनिकों या फिर जवानों से संबंधित एफएसए क्या है और पीपीओ क्या है। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा फाइनल सेटलमेंट अकाउंट की और पीपीओ की, दोनों में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों, ये दोनों चीजें पूर्व सैनिकों से और जवानों से संबंधित है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा केंद्र सरकार डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन मंत्रालय का एक रूल है बच्चों को डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में। जी हां दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसके बच्चे विकलांग है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फिर कैसे फैमिली पेंशन मिलती है, कैसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है बच्चों को, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पति की इन सर्विस मृत्यु हुई है, उसकी जगह पत्नी को जॉब मिल गई। पत्नी अगर दूसरी शादी करती है तो क्या पत्नी को जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार का एक रूल है जो मैं समझाऊंगा आगे इसी पर। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आर्मी में अगर आप 16 साल 2 महीने सर्विस करते हैं तो आपको 16 साल की पेंशन मिलेगी, क्या 16.5 साल की मिलेगी या फिर 17 साल की मिलेगी। काफी ऐसे पूर्व सैनिक या पेंशनर्स हैं जिनको नहीं पता कि उनकी सर्विस के अनुसार कितनी सर्विस की पेंशन मिलनी चाहिए। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी में कभी बल्ले बल्ले, कभी खुशखबरी मिलती है यूट्यूब चैनल्स पे और कभी अगले दिन झटका मिलता है। क्या है ये सब। जी हां दोस्तों, यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया आपको अलग अलग जानकारी देते हैं 8 सीपीसी पे। कभी आपकी बल्ले बल्ले कराते हैं, कभी खुशखबरी देते हैं, कभी अगले दिन आपको झटका देते हैं। क्या है ये सब, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप मेरी जानकारियां तुरंत पाते रहना चाहते हैं, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही साथ वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस का लेटर जारी 25 जुलाई 2025 का। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी करा गया है ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए, कार्ड होल्डर के लिए। और दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है 25 जुलाई 2025 को। इसका सब्जेक्ट है ईसीएचएस बेनिफिशियरी को घर बैठे ही दवाइयां मिल पाएंगी जिन ईसीएचएस बेनिफिशियरी की एज, उम्र 70 साल से ऊपर है। जी हां दोस्तों, इस पर भी दोस्तों पहले एक लेटर निकाला गया था, लेकिन और क्लैरिफाई किया है, यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस, पॉलीक्लिनिक, साथ ही साथ स्टेशन हेडक्वार्टर, ये मिलकर काम करेंगे और ईसीएचएस बेनिफिशियरी को जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है उनको घर बैठे ही दवाइयां मिल पाएगी। अगर पॉलीक्लिनिक में दवाइयां अवेलेबल नहीं है, अगर आप पॉलीक्लिनिक जाते भी हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर बैठे ही आपको कहीं से दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब क्या सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरी को घर बैठे ही दवाइयां मिलेगी? नहीं दोस्तों, सभी को नहीं मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूं। जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है या फिर जो व्हाइट कार्ड होल्डर है उनके लिए, या फिर वॉर डिसेबल्ड पेंशनर्स है। जी हां दोस्तों, जिनकी डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं सकते या फिर उम्र का कोई पड़ाव है, उनको घर बैठे ही दवाइयां मिल पाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें स्टेशन हेडक्वार्टर, सेंट्रल ईसीएचएस डिपार्टमेंट या फिर कमांड हेडक्वार्टर या फिर पॉलीक्लिनिक, ये मिलकर काम करेंगे और घर बैठे ही आपको दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। चाहे आपको कोई परेशानी है मेडिकल से संबंधित, घर बैठे ही आपको दवाइयां मिल पाएंगी। अब दोस्तों, ये दवाइयां कैसे उपलब्ध होंगी? ये दवाइयां उपलब्ध होंगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू। जी हां दोस्तों, जो स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर जो पोस्ट करते हैं उनके थ्रू दवाइयां आपको उपलब्ध होंगी घर बैठे ही। साथ ही साथ जो सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, उनका भी योगदान होगा दवाइयां घर तक पहुंचाने में। तो दोस्तों, एक अहम जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है
पूर्व सैनिकों या फिर जवानों से संबंधित एफएसए क्या है, कहां से मिलता है एफएसए, और एफएसए और पीपीओ में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, एफएसए का मतलब है फाइनल सेटलमेंट अकाउंट, या आप इसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है, जैसे कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, या फिर आपको लास्ट इंक्रीमेंट कब मिला, आपकी इंक्रीमेंट की डेट क्या थी, साथ ही साथ बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, डेट ऑफ मस्टरिंग डेट, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन अलाउंस, जो भी आपकी पे डिटेल्स हैं, सारी चीज एफएसए में होती है। जैसा आपको पता है, पे एंड अकाउंट की तरफ से आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा भी दिया जाता है। सैलरी से सारा जुड़ा काम पे एंड अकाउंट ऑफिस देखता है। तो दोस्तों, एफएसए में आपकी सारी चीजें मिलती हैं। आपको अगर एफएसए नहीं मिला, काफी पूर्व सैनिक कहते हैं, जवान कहते हैं कि सर हमें एफएसए नहीं मिला। दोस्तों, एफएसए आपको पीओआर की तरफ से दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिला तो आप पीओआर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पे एंड अकाउंट ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फिर जब आप रिटायर हो जाते हो तो दोस्तों उस टाइम आपको पीपीओ प्रोवाइड किया जाता है सीजीडीए या फिर पीसीडी की तरफ से, स्पर्श की तरफ से। तो दोस्तों, एफएसए और पीपीओ में डिफरेंस है। जो भी आपको पेंशनरी बेनिफिट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए पीपीओ की जरूरत होती है। पीपीओ में आपकी पेंशन की डिटेल, ग्रेजुएटी की डिटेल, ईसीएचएस का कितना पैसा काटा गया, 30,000 रुपए, जो भी, वो सारी डिटेल आपको पीपीओ में मिलती है। वाइफ की डिटेल, बच्चों की डिटेल, पे स्केल, पे लेवल, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सब कुछ आपको पीपीओ में मिलती है। अगर पीपीओ आप खो देते हैं, अगर आप पीपीओ खो देते हैं, उसके बाद फैमिली पेंशन मिलने में दिक्कत आती है। तो साथ ही साथ दोस्तों, आप एफएसए भी संभाल के रखें और साथ ही साथ पीपीओ को भी आप संभाल के रखें। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपने ये दोनों जानकारी समझ ली कि एफएसए क्या है और पीपीओ क्या है। एफएसए प्रोवाइड किया जाता है पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से, और पीपीओ प्रोवाइड किया जाता है सीजीडीए पीसीडी की तरफ से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन मंत्रालय का एक रूल है बच्चों को डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में। जैसा आपको पता है, अगर पूर्व सैनिक की या फिर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है। अगर वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए। जिन पूर्व सैनिकों के बच्चे डिसेबल्ड हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनके नाम पीपीओ में मेंशन है, रिकॉर्ड में मेंशन है, तो फिर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। बच्चों को जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, जिन बच्चों की डिसेबिलिटी है, वो पेंशन मिलती है आजीवन भर। जी हाँ दोस्तों, वो शादी भी कर लेते हैं तब भी उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। डिसेबल बच्चों की बात कर रहा हूं, ये केंद्र सरकार का रूल है। अगर बच्चे कहीं अर्निंग करने लगते हैं 9,000 से ज्यादा, तब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको बता दिया, अगर डिसेबल बच्चों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन कहीं से अर्निंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर अर्निंग प्राप्त होती है, तब उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, केंद्र सरकार का एक जबरदस्त रूल मैं आपको समझाऊंगा, शायद ये रूल आपको पता ना हो। अगर किसी बच्चे की या फिर बच्ची की, लड़के की या फिर लड़की की डिसेबिलिटी माता पिता के मरने के बाद काउंट हुई है, तब फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए, चाहे वो आंख की डिसेबिलिटी हो, शारीरिक डिसेबिलिटी हो, पैर की डिसेबिलिटी हो, कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, अगर बच्चा विकलांग है तो विकलांग होना चाहिए माता पिता के रहते हुए, और उसका सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए माता पिता के जीवित रहते हुए। ऐसा नहीं है कि माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद बच्चा डिसेबल्ड हो गया तब फैमिली पेंशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं, तब नहीं मिलेगी। यानी बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो काउंट होनी चाहिए माता पिता के जीवित रहते, तब माता पिता के मरने के बाद डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये रूल आपने समझ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हर एक कोई आपको नहीं बताएगा। डीप जानकारियां रूल्स के बारे में आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से पता लगती है। चाहे फैमिली पेंशन का केस हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर का कोई केस हो, चाहे रेलवे के पेंशनर का कोई केस हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर का कोई केस हो, हर एक टाइप की पेंशन की जानकारी आपको मिलती है इस चैनल के माध्यम से, रूल्स के आधार पर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पति की इन सर्विस मृत्यु हो गई है, उसकी जगह पत्नी को जॉब मिल गई है। पत्नी अगर दूसरी शादी करती है तो क्या पत्नी को जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा? दोस्तों, केंद्र सरकार का रूल क्या है इस पर, यह मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई रेलवे का कर्मचारी है, रेलवे के कर्मचारी की इन सर्विस मृत्यु हो जाती है, जॉब में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पत्नी को जॉब दे दी जाती है अपने पति की जगह रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी में काम करे या फिर ग्रुप सी में काम करे। जॉब तो मिल जाती है पत्नी को, लेकिन पत्नी को अधिकार है कि आगे चलकर वो दूसरी शादी कर सकती है।
जी हाँ दोस्तों, वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जो उसकी जॉब है वो नहीं छीनेगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो जॉब है वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। अगर वो कोर्ट केस करती है, अगर उसकी जॉब छीनी जाती है, तो कोर्ट का फैसला भी उसी के हक में आएगा। यानी जब उसके पहले पति की मृत्यु हुई, उस टाइम वो किसी पे डिपेंड नहीं थी, उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो जॉब कर रही है। अब दोस्तों उसकी इच्छा है कि वो दूसरी शादी करे, वो दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी करने के बाद वो डिपेंड हो जाती है अपने दूसरे हस्बैंड पे, दूसरे पति पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को जॉब से निकाल दिया जाएगा, पत्नी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। भले ही पत्नी दूसरे हस्बैंड पे डिपेंड हो गई हो, वो जॉब आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो दोस्तों ये रूल है, पत्नी को जॉब से बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बार जॉब मिल गई है, फिर उस जॉब से फायर नहीं किया जा सकता, एज पर गवर्नमेंट रूल। दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में। काफी पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर्स हैं जो कंफ्यूज हैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर। उनको पेंशन तो मिल रही है, लेकिन वो पूछते रहते हैं कि सर हमारी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से हमें ठीक पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। तो दोस्तों कुछ डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। जैसे दोस्तों एक पेंशनर है, वो बहुत पहले ही रिटायर हो गए, अगर उनकी सर्विस 16 साल 1 महीने है तो उनको पेंशन मिलेगी 16 साल की। अगर उनकी सर्विस 16 साल 3 महीने है तब उनको पेंशन मिलेगी 16.5 साल की। अगर उनकी सर्विस 16 साल 4 महीने है तब भी उनको पेंशन मिलेगी 16.5 साल की। अगर उनकी सर्विस 16 साल 7 महीने है तब भी उनको पेंशन मिलेगी 16.5 साल की। अगर उनकी सर्विस 16 साल 9 महीने है तब उनको पेंशन मिलेगी 17 साल की। यानी दोस्तों 3 मंथ से अगर ज्यादा है 8 महीने तक, तब वो 16.5 में काउंट होगा, 16.5 में। अगर 9 महीने या फिर 9 महीने से ज्यादा है तब पूरा 1 साल लिया जाएगा। ये आपने बात समझ ली। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर 16 साल 3 महीने सर्विस है तो 16.5 साल। अगर 16 साल 3 महीने से कम है, जैसे कि 16 साल 2 महीने, 16 साल 1 महीने, तब 16 साल की सर्विस काउंट होगी। अगर 16 साल 3 महीने से ज्यादा है, जैसे कि 16 साल 4 महीने, 5 महीने, या फिर 16 साल 3 महीने, 16 साल 7 महीने, 16 साल 8 महीने, तब 16.5 सर्विस काउंट होगी। अगर 16 साल 9 महीने है या फिर 16 साल 9 महीने से ज्यादा है, तब पूरा 1 साल सर्विस काउंट होगी, यानी कि 17 साल सर्विस काउंट होगी, उसकी पेंशन मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये आपको जानकारी समझ में आ गई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में कभी बल्ले बल्ले तो कभी खुशखबरी आपको मिलती है और फिर अगले दिन आपको झटका दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब चैनल्स की या फिर सोशल मीडिया की। आपने तमाम खबरें सुनी होंगी यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें आपको खुशखबरियां दी जाती हैं, बल्ले बल्ले वाली न्यूज दी जाती है, जैसे कि फिटनेस फैक्टर 2.40 मिलेगा, 2.57 मिलेगा, 2.86 मिलेगा, और पेंशन बढ़ोतरी भी बताई जाती है 30% से लेकर 34% के बीच में, 40% के बीच में। आपको किसी दूसरे की रिपोर्ट दिखाई जाती है, कभी किसी तीसरे की रिपोर्ट दिखाई जाती है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है इतनी बढ़ोतरी होगी। यानी सबसे पहले आपको खुशखबरियां दी जाती हैं फिटनेस फैक्टर बढ़ाकर या फिर पेंशन बढ़ोतरी बढ़ाकर। आपको पहले खुशखबरियां दी जाती हैं, फूक पर चढ़ाया जाता है, आप खुश हो जाते हो कि हाँ ये चीजें सही हैं, और फिर अगले दिन ही आपको डाउन कर दिया जाता है। कैसे? फिटनेस फैक्टर को डाउन करके या फिर पेंशन बढ़ोतरी को डाउन करके। यानी जो चैनल पहले फिटनेस फैक्टर 2.57 बता रहा था, 2.40 बता रहा था, वही चैनल अगले दिन 1.86 बताता है, 1.80 बताता है। जो चैनल पहले पेंशन बढ़ोतरी बता रहा था 30 से 34%, 40%, वही अगले दिन चैनल पेंशन बढ़ोतरी को कम कर देता है। कितनी कर देता है? 12%, 13%, दूसरी रिपोर्ट दिखाता है। दोस्तों ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी फाइनल नहीं करती। जब तक 8 सीपीसी आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको अलग अलग टेबल्स, रिपोर्ट देखने को मिलेगी। चाहे कोई सही चैनल आपको बता रहा हो या फिर कोई फेक न्यूज चैनल वाला आपको बता रहा हो। जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, जितने भी चैनल्स हैं, वो कुछ ना कुछ आपको खबरें बताते रहेंगे 8 सीपीसी के बारे में, जब तक कि भारत सरकार 8 सीपीसी लागू नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, आपको हजारों टेबल्स मिलेंगी यूट्यूब पे, आगे भी मिलती रहेगी जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता। आपको सत्यता देखनी है, ट्रू देखना है कि कौन सा चैनल सही चैनल है। जी हाँ दोस्तों, बताने का भी अलग अलग ढंग होता है। कोई डॉक्यूमेंट दिखाकर बताता है, कोई पुरानी रिपोर्ट दिखाकर बताता है, कोई हवा में बातें करता है कि 2.86 मिल जाएगा,
3.00 मिल जाएगा। तो आपको खुद ही समझना है कि सही चैनल कौन सा है। तो दोस्तों ये सब आप पर डिपेंड है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहेंगी, अलग अलग टेबल्स आती रहेंगी। ये होता रहेगा जब तक 8 CPC लागू नहीं हो जाता। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाएं। हमें बताया जाए कि पे कमीशन 8 CPC पे क्या करेगा, क्या क्या चीजें शामिल होंगी 8 CPC पर, ताकि जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उनका खंडन किया जा सके और हमें सही जानकारी मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे, मैं भी आपको कई बार अलग अलग टेबल्स बताता हूँ, अलग अलग जानकारी देता हूँ। कुछ जानकारियां कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे होती हैं और कुछ जानकारियां कुछ कागजों के आधार पे होती है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जो मैं जानकारियां देता हूं उसमें मेरी जानकारियां ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। जी हाँ दोस्तों, मेरी नॉलेज ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, ताकि मैं आपको बिल्कुल सही जानकारियां दे पाऊं। क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक्सपीरियंस है पेंशन डिपार्टमेंट में, तो मैं यही चाहता हूं कि भले किसी दूसरे की रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई गलत चीज ना हो, ताकि आपको कोई गलत जानकारी ना मिल जाए। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट भी उसमें शामिल करता हूं, अपनी नॉलेज भी उसमें शामिल करता हूं, कि दोस्तों कि आप तक बिल्कुल सही जानकारियां पहुंचे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जो अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाती हैं अलग अलग चैनलों के द्वारा, या फिर अलग अलग फिटनेस फैक्टर आपको दिखाया जाता है, अलग अलग पेंशन बढ़ोतरी जो आपको बताई जाती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भारत सरकार को आप क्या समझाना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां विश्वसनीयता के आधार पे, नॉलेज के आधार पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। थैंक यू सो मच।